वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया पर मैंने एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट के दोनों लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम सेकेंड यूनिट कर रहे हैं जिसमें हमने थर्ड लेसन कंप्लीट कर लिया है। इस सब्जेक्ट की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और आज हम फोर्थ लेसन पढ़ेंगे जिसमें हम कॉलोनियल आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार सिविलाइजिंग मिशन था क्या, यूटिलिटेरियंस क्या था, मिशनरीज क्या था। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट को पढ़ने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा कि पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, अर्थात जो इस यूनिट को या इस लेसन को पढ़ने के उद्देश्य है उनके बारे में जानेंगे। एंड देन इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय, कॉलोनियल आइडियोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे, सिविलाइजिंग मिशन क्या था, मिशनरीज क्या थे, यूटिलिटेरियन क्या था, डिफरेंस जानेंगे यूटिलिटेरियन एंड लिबरल्स के बीच, अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटलिज्म एंड क्रिटिक को जानेंगे कि जो सिविलाइजिंग मिशन की आइडियोलॉजी थी कॉलोनियल, उसके क्रिटिक क्या थे। फिर मिशन ऑफ सिविलाइजेशन एंड राइज ऑफ नेशनल रिफॉर्म एंड रिवाइवल आदि के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट में समरी होगी जो कि कंक्लूजन कहा जाता है। एंड कुछ जो वोकैबलरी है, ग्लोसरी के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके बारे में जानेंगे। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन होंगे, रेफरेंसेस बताई गई है कि इस पीडीएफ को कहाँ कहाँ से रेफरेंस ली गई है इस पीडीएफ के लिए। एंड सजेस्टेड रीडिंग्स होगी जो अगर आप मोर नॉलेज चाहते हैं, ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। सो जब आप इस यूनिट को या इस लेसन को कंप्लीट पढ़ लेंगे देन आप जान पाएंगे कि इंग्लिश कॉलोनियल रूल का ऑब्जेक्टिव क्या था, रीज़न क्या था इंडिया को एक कॉलोनी बनाने के पीछे, एंड उनका सिविलाइजिंग मिशन इंडिया में किस तरीके से डेवलप हुआ उसके बारे में आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी। Thus, in the end of the student would be able to get to know various angles of intellectual foundations of British administrations in India. So, British administration के जो intellectual थे, जो various angles थे, उनको आप समझ पाएंगे, उनको define कर पाएंगे। and देखिएगा, ये जो यूनिट है ना सिर्फ ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि अगर आप किसी अनदर कोर्स से भी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड अगर आपने कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया एक सब्जेक्ट चूज़ किया है देन आपके लिए ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो जो पॉइंट आपके सिलेबस से रिलेटेड है उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर ऑन अप्रोचेज एंड पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, you may have learned what colonialism is and how colonialism is being used to subordinate Indian people. So जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट में colonialism, nationalism एंड जो अदर अप्रोचेस थी उनके बारे में जाना, मार्क्सिस्ट, सबर्टन, इम्पीरियलिस्ट, नेशनलिस्ट एट्सेट्रा, उन अप्रोचेस के बारे में जाना। सो उसमें हमने कॉलोनियलिज्म के बारे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग गेन कर ली। हम जान चुके हैं कॉलोनियलिज्म क्या है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट के 2 लेसन नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं, कॉलोनियलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर शासन करता है, उस देश को लूटता है, एक्सप्लॉइट करता है, कॉलोनियलिज्म कहलाता है। कॉलोनियलिज्म को हिंदी में उपनिवेशवाद कहते हैं। Okay, the purpose and mission of British colonialism can be better understood by analyzing the major purpose and intention of the British. So अब हम colonialism जान चुके हैं। अब जो ब्रिटिश colonialism का जो purpose था या mission था कॉलोनीज बनाने के पीछे बहुत सारी कंट्रीज़ को, उन पर्पज़ को जानने के लिए हमें इस लेसन को समझना होगा कि आखिरकार उनके पर्पज़ क्या थे। देखिएगा, उनके कुछ पर्पज़ इस तरीके से थे जिनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला जो पर्पस था, मार्केट ढूंढा। अब भारत को आप अगर देखोगे तो भारत एक बहुत बड़ी मार्केट थी। क्यों? दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, और यहाँ पर यूरोपियन जो माल था उसकी डिमांड ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, तो यूरोपियन जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पर इजीली बेचा जा सकता था। तो एक मार्केट थी, अंग्रेज़ों ने एक किसी मार्केट के रूप में देखा। एंड
भारत के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते थे, जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते थे, जैसे कि ओपियम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ओपियम, इंडिगो आप जानते हो, नील जिसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए, नील की खेती के खिलाफ गांधी जी ने किए थे। चंपारण आप जानते होंगे 1916 से रिलेटेड। सो देखिएगा वो सारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन उनको यहाँ से लूट कर अपनी कंट्रीज़ में भेजा गया। सिविलाइजिंग मिशन, उनको क्या लगता था कि भारत के लोग सिविलाइज नहीं है। सिविलाइज इन द सेंस देखिएगा, ना सिर्फ भारत के, उनको दूसरी भी अदर कंट्रीज़ थी, वो लोग भी सिविलाइज नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न थॉट जो है वही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और मॉडर्न है, इनके अलावा कोई भी कंट्री सिविलाइज नहीं है, वो ऐसा मानते थे। इसलिए इन्होंने सिविलाइजिंग मिशन चलाया था। कन्वर्जन ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन, सो जो लोकल लोग हुआ करते थे उन कॉलोनीज़ के, उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता था। कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता था? मिशनरीज़ के द्वारा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन सेटलमेंट इन कॉलोनीज़, जो अपनी सेटलमेंट्स हुआ करती थी वो बसाया करते थे कॉलोनीज़ में। कल्चरल इम्पीरियलिज्म, तो उनका कल्चर जो होता था इंडिजिनस लोगों पर थोप दिया करते थे, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब कॉलोनियल आइडियोलॉजी 4.3 जो हेडिंग है उसके साथ स्टार्ट करते हैं सिविलाइजिंग मिशन। सो आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ आयरलैंड इन द 16th century, द इंग्लिश ग्रेजुअली इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन द वर्ल्ड। सो जब आयरलैंड के कॉन्क्वेस्ट के बाद 16th सेंचुरी में इंग्लिश जो एम्पायर था, इंग्लिश एम्पायर को आप ब्रिटिश एम्पायर समझ सकते हैं, दोनों ही सेम है। सो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पूरी दुनिया में बनकर उभरा। It had incurred its duty to civilize the backward people and to spread the idea from Asia, Africa and Latin America. So ये अपने आप को मानते थे कि इनकी जो ड्यूटी है वो है बैकवर्ड जो पीपल है उनको सिविलाइज करना, इनकी ड्यूटी है। और वो ड्यूटी ये क्यों मानते थे? क्योंकि वो क्रिश्चियन लोग थे, वो चर्च को मानते थे। तो ये मानते हैं कि जो चर्च को फॉलो करते हैं ये उनकी ड्यूटी है कि जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड पीपल है, उनको आगे और मॉडर्नाइज किया जाए, वेस्टर्नाइज और मॉडर्नाइज किया जाए। इसमें इन्होंने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्होंने इस आइडिया को फैलाया। Acquiring the new territories and spreading of the imperial mission brought new grandeur and glories which can be summarized as the sun never set in British Empire. So इन्होंने जो कंट्रीज़ को कॉलोनीज़ बनाया, नई नई टेरिटरीज़, नई नए क्षेत्र अपने अंडर ले लिए, एंड जो इनका इम्पीरियल मिशन था इसके तहत इन्होंने जो जो एक्सप्लॉयटेशन किया कंट्रीज़ में, उसके बाद जो ब्रिटिश राज था या ब्रिटिश एम्पायर था उसे इस तरीके से समराइज किया जाता था कि द सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, कि सूर्य कभी ब्रिटिश एम्पायर में अस्त ही नहीं हुआ। द फाउंडेशन फॉर द इम्पीरियल एटीट्यूड वॉज इंस्टाइल्ड इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव आउटलुक एंड दे हैव एस्टेब्लिश्ड द ब्रिटिशनेस विच कैन बी सेड एज सुपीरियर इन क्वालिटी। सो देखिएगा इनका फाउंडेशन क्या था, दूसरी कॉलोनीज़ पर अपनी जो ये सभ्यता था, अपने कल्चर था, वो डालने के लिए उनका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने इस्टेब्लिश्ड किया और उसमें ब्रिटिशनेस डाल दी। ब्रिटिशनेस के कारण क्या हुआ, इन्होंने लोगों को बताया कि जो ब्रिटिशर्स है या वेस्टर्न कल्चर है वही सुपीरियर है। ओके, क्वालिटी में सबसे ज़्यादा सुपीरियर, अच्छा, मॉडर्न, सबसे बढ़िया जो कल्चर है उनका है। और जो दूसरी जो कॉलोनियोज़ के कल्चर है, कॉलोनीज़ के कल्चर है, वो बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत ऐसे वैसे ऐसे करके इन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। द सिविलाइजिंग मिशन वॉज अ पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन फॉर colonialism and military intervention that had objectives to modernize and westernize indigenous people, particularly during the period from the 15th to 20th century. So 15वीं से 20वीं शताब्दी के आसपास जो सिविलाइजिंग मिशन था वो चलाया गया था, जिसमें पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन भी थी कॉलोनियलिज्म के लिए, और मिलिट्री इंटरवेंशन से भी जो कॉलोनीज थी उनको वेस्टर्नाइज किया गया। जो इंडिजिनस पीपल थे, इंडिजिनस मतलब उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले वास्तविक लोग जो पहले से ही रहते आ रहे हैं, उनको मॉडर्नाइज और वेस्टर्नाइज करने का
जो उनका काम था, जो उनकी पॉलिसी थी, वो चलाई गई 15वीं से 20वीं शताब्दी तक। ओके, सो इन लेट 15th टू मिडल 20th century the phrase was most frequently employed to support French colonialism as a tenet of European civilization। सो एक यूरोपियन सिद्धांत था, यूरोपियन सिविलाइजेशन फैलाने का भी सिद्धांत था, जिसे फ्रेंच कोलोनियलिज्म का के नाम से बहुत ही जाना माना जाता था। कब? 15वीं से 20वीं शताब्दी, मध्य 20वीं शताब्दी के बीच। तो फ्रेंच ने भी बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाई थी, जो कि यूरोपियन सिविलाइजेशन मिशन के तहत इन्होंने ये किया था, जिसमें फ्रेंच अल्जीरिया, फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, फ्रेंच इंडो चाइना, पोर्टुगीज़ एंगोला एंड पोर्टुगीज़ ग्विनिया, Portuguese Mozambique and Portuguese Timor, among other possessions, were colonially exploited under guise of civilizing mission, which served as a cultural rationale। सो देखिएगा, civilizing mission के तहत बहुत एक्सप्लॉइट किया गया था ये कंट्रीज़, आप देख सकते हैं, इन सबको आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। और देखिएगा, भारत पर सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही राज नहीं किया था, भारत पर डच ने भी राज किया, फ्रेंच ने भी राज किया, एंड पोर्टुगीज़ भी थे एंड ब्रिटिशर्स भी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो डाला है भारत पर, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट जो किया है भारत को, वो किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो किस तरीके से, उसको जानते हैं। सो द colonial activities of British, Germans and Americans were also often justified एज पार्ट ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। सो जो कॉलोनियल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, जर्मन्स की, अमेरिकन्स की, वो हमेशा जस्टिफाई की जाती थी सिविलाइजिंग मिशन के तौर पर। इट वॉज लिंक्ड टू द रसिफिकेशन एंड द रशियन इन्वेंशन ऑफ सेंट्रल एशिया इन इनसाइड द रशियन एम्पायर। सो जब भी इस सिविलाइजिंग मिशन को लिंक किया जाता था, वो रसिफिकेशन से किया जाता था, या रशियन इन्वेंशन जो सेंट्रल एशिया में हुआ था, उस रशियन एम्पायर से लिंक कर देखा जाता था इसे। वेस्टर्न यूरोपियन कॉलोनीज colonial powers asserted that they had a duty to spread Western civilization to what they saw as the barbaric and primitive civilizations of the East, since they were Christian states। So जो वेस्टर्न यूरोपियन colonial powers थी, उनका मानना था कि उनकी ड्यूटी है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फैलाने की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्नाइज करने की दुनिया को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ईस्ट कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट कंट्री में जो बार्बरिक एंड प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस देखी, जो बहुत ही पिछड़ी वो मानते थे, हुआ करती थी, उनको वेस्टर्नाइज करना था एंड मॉडर्नाइज करना था। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थी वो क्रिश्चियन स्टेट्स थे, इसलिए ये उनकी ड्यूटी मानते थे। दिस आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन जस्टिफाइड रिफॉर्मिंग द सोशल, कल्चरल एंड फैसिलिटीज़ ऑफ कॉलोनीज। सो ये जो आइडियोलॉजी थी सिविलाइजिंग मिशन की, वो जस्टिफाइड की जाती थी कि ये एक रिफॉर्म है, कि किस प्रकार का सोशल रिफॉर्म है, कल्चरल रिफॉर्म है, और ये कॉलोनीज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए एक मुहिम चली है। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट एरा, ब्रिटिश राज ट्राइड टू इंटरफेयर विद मैनी ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड वांटेड टू रिफॉर्म देम। सो जो स्वतंत्रता से पहले का समय था, उसमें जो ब्रिटिश राज थे, उन्होंने इंडिया में जो धार्मिक परंपराएं थी, धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, उसमें रिफॉर्म करने की और उसमें इंटरफेयर करने की बहुत कोशिश की, और उन्होंने किया था भी। ओके, इंटरफेयर भी किया था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिएगा, ब्रिटिश राज हैड ट्राइड टू ब्रिंग शारदा एक्ट टू इंक्रीज द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स। सो ब्रिटिश राज ने क्या किया था, एक शारदा एक्ट लाया गया था ब्रिटिश राज द्वारा, जिसमें जो लड़कियों की शादी की आयु हुआ करती थी उसे बढ़ा दी गई थी। वांटेड टू एरेडिकेट द सती एज अ प्रैक्टिस एट्सेट्रा, और उन्होंने सती प्रथा को जड़ से उखाड़ने का कार्य किया था आदि। During the late 18th century, the British government tried to reform the culture and society to a more liberal form, which is being argued by Metcalfe as evangelicals. Metcalfe, along with their civilizing mission, recruited evangelicals who came from Britain as free traders, law reformers, educationists, and utilitarian theorists, who also tried to penetrate the socio-cultural
aspects of than India and tried many times to convert them to Christianity. So देखिएगा 18वीं शताब्दी लेट 18th सेंचुरी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ट्राई किया बहुत सारे जो सोसाइटी के कल्चर हुआ करते थे, ट्रेडिशंस हुआ करते थे, उनको बदलने का, एंड उन्होंने इसे लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू देने का भरपूर प्रयास किया। इन्होंने इसे लिबरल फॉर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की, जिसमें मेटकाल्फ इवेंगेलिकल्स, जिसमें कि इवेंगेलिकल्स का मतलब ये है कि जो लोग भारत में आए थे एजुकेशनिस्ट बनकर, फ्री ट्रेडर्स बनकर, ब्रिटेन से लॉ रिफॉर्मर्स बनकर, यूटिलिटेरियन थियरिस्ट थे, उनको रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट था इंडिया का उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की क्रिश्चियनिटी में। They had a mission that India is in stagnant condition, so reform is needed to liberate Indians from the religious trap which is full of superstitions and societal illusion. So वो मानते थे कि इंडिया बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो इसलिए भारत में बहुत सारे लिबरेट जो रिफॉर्म्स है रिलीजियस ट्रैप में जो इंडिया फंसा हुआ है, सुपरस्टिशंस के, सोसाइटल इल्यूजन के, उससे इंडिया को बाहर निकालना है, उनका ये मानना था। द मिशनरीज आर्ग्यूड दैट रादर देन ब्रिंगिंग लेजिस्लेटिव चेंजेस, टीचिंग वेस्टर्न एथिक्स एंड वैल्यूज कैन ब्रिंग सब्सटेंटिव चेंज कंसिस्टेंसी। जो मिशनरीज थे, मिशनरीज कौन थी? जो भारत आई थी, इंडियन जो लोग थे उनको कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में। सो उनका मानना था, वो कहते थे कि जो लेजिस्लेटिव चेंजेस होते हैं, लेजिस्लेटिव चेंजेस मतलब कि कानून की सहायता से या किसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करके, उसके बजाय अगर लोगों को वेस्टर्न एथिक्स, वेस्टर्न परंपरा को पढ़ाकर, वैल्यूज़ को पढ़ाकर उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया जाए तो चेंज जल्दी आएगा, जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, जो भारत के जो धर्म थे, भारत में बहुत सारे धर्म चलते आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बहुत सारे धार्मिक परंपराएं भारत में मौजूद थी, तो उन धर्मों को टारगेट करना स्टार्ट किया और क्रिश्चियनिटी की और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की। At the beginning of the imperial and colonial rule, the government of East India Company functioned very apathetic way and recognized the authority of the decaying Mughal emperor. So देखिएगा, जो शुरुआत थी imperial और colonial rule की, उस कालखंड में क्या था, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने जो मुगल्स थे उनको बहलाना फुसलाना स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे उनको ख़त्म भी करना स्टार्ट किया था। लास्ट जो मुग़ल रूलर था बहादुर शाह जफ़र लाल किले, वो 1857 की क्रांति के बाद मान लो कि मुग़ल जो रूल था, मुग़ल डायनेस्टी थी इंडिया में, वो समाप्त हो गई थी। ओके, लॉर्ड क्लाइव हिमसेल्फ हैड रेकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट as a matter of expediency under which the criminal justice system would be left in the hands of नवाबी official. So जो क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव, ने एक सिस्टम रेकमेंड किया था, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम, जिसमें जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो नवाबी ऑफिशियल के हाथों था, लेकिन जो सिविल एंड फिजिकल मैटर का जो सिस्टम था वो कंट्रोल किया जाता था कंपनी के द्वारा। कंपनी कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। The policy of non-interference were very pragmatic in the context that the company needed to avoid civil disobedience and easy understanding of newly acquired territory, culture, fundamental intricacies of society. So उनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी? नॉन इंफेरेंस की। कैसे? वो प्रैग्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में कंपनी को ज़रूरत थी बहिष्कार करने की, किसकी? सिविल डिसोबीडियंस की, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना था उनको टेरिटरी के बारे में, लोगों के कल्चर के बारे में, फंडामेंटल इंट्रिक्सीज के बारे में जो सोसाइटीज़ में होती थी उनके बारे में उन्होंने जो नॉलेज थी वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। अब मिशनरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश मिशनरीज केम टू इंडिया टू टीच इंडियन पॉपुलेशन अबाउट वेस्टर्न एथिक्स एंड वैल्यूज़
which remain the foundational stone of Christianity reform in a more consistent manner. सो जैसा कि जो मिशनरीज थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हैं उसके अलावा अगर इंडियंस को वेस्टर्न एथिक्स पढ़ाया जाए तो ईजिली हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में इंग्लिश मिशनरीज जो थी वो भारत आई। भारत में क्यों आई? जो भारतीय लोग थे उनको वेस्टर्न एथिक्स पढ़ाने के लिए, वेस्टर्न एथिक्स और जो वेस्टर्न वैल्यूज़ थी उनको पढ़ाने के लिए, जो कि एक फाउंडेशन स्टोन था क्रिश्चियनिटी रिफॉर्म्स का भारत में, जो कि कंस्टेंट मैनर में चला था। द आइडिया ऑफ ब्रिटिश मिशनरीज वॉज टू हेल्प इंडियंस टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन देयर रिलीजियस आउटलुक। सो वो मानते थे कि जो ब्रिटिश मिशनरीज का आइडिया है वो भारतीय लोगों को हेल्प करना है ताकि वो अपने धर्म को अच्छे से समझ सके। During that time, Indian traditions and culture were full of superstitions and prejudice. So missionaries कहती है कि जिस कालखंड में वो भारत आए भारतीय लोगों को वेस्टर्न एथिक्स सिखाने के लिए, उस कालखंड में जो भारत की परंपराएं थी और भारत के जो ट्रेडिशन थे, कल्चर थे, वो फुल ऑफ सुपरस्टिशंस थे। सुपरस्टिशंस मतलब कि लाइक ब्लैक मैजिक हो गया एंड जो दूसरी रूढ़िवादी परंपराएं थी उसके जाल में फंसे हुए थे, प्रीजुडिस की परंपराओं में जुड़े हुए थे, वो मिशनरीज कहती थी। द मिशनरीज स्टार्टेड अ मिशन अगेंस्ट इंडियन अंडर डेवलपमेंट एंड ब्रॉट अ मिशन टू चेंज द वेरी नेचर ऑफ हिंदुस्तान। सो मिशनरीज ने एक मिशन स्टार्ट किया इंडियंस के अगेंस्ट, जिन्होंने उन्होंने बताया कि एक डेवलपमेंट है जो कि चेंज लाने के लिए नेचर में, और उन्होंने हिंदुस्तान का जो नेचर था उसे बिल्कुल ही चेंज करने की कोशिश की। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द चेंजेस केम फ्रॉम चार्ल्स ग्रांट हु वॉज लोकेटेड एट श्रीरामपुर नियर कलकत्ता। सो जो सबसे ज़्यादा चीफ एक्सपोनेंट आए चेंजेस के वो चार्ल्स ग्रांट की ओर से आए, जो कि जिसको स्थापित किया गया था श्रीरामपुर कलकत्ता में। द प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, he argued in 1972, was a religious idea which perpetuates ignorance and superstitions. So ये जो चार्ल्स ग्रांट था उसने 1792 में एक आइडिया को आर्ग्यू किया, उस पर चर्चा की। उसने कहा कि जो भारतीय रिलीजियस है वो फुल ऑफ पर्टिट्यूज और इग्नोरेंस का है, जहाँ पर सुपरस्टिशंस बहुत बड़ी मात्रा में है। His ideas have been legitimated by the देन ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो उसका जो आइडिया था उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अप्रूव्ड किया था। अप्रूव्ड मतलब उस पर चर्चा की, जिसको बाद में चार्टर एक्ट जो कि 1813 में आया था उसमें इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें जो क्रिश्चियन मशीनरीज थी उनको भारत में बिना किसी रोक रुकावट के आने जाने की आज्ञा दे दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। फिर उन्होंने फैलाया अपना कीचड़, भारत में आकर अपना जो वेस्टर्न एथिक्स था वो यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने अपने रिस्पेक्टिव धर्मों से। चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, उन्होंने सभी को टारगेट किया था। ओके, आज हालांकि माहौल कुछ और है। सो वेस्टर्न जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया है इंडिया को। यूटिलिटेरियंस के बारे में जानते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म इज एन एथिकल थियरी बेस्ड ऑन मोरल फिलॉसफी ऑफ प्लेजर एंड पेन। सो यूटिलिटेरियन जो फिलॉसफी है वो डिपेंड करती है प्लेजर और पेन, सुख और दुख में। यूटिलिटेरियन का सिद्धांत ये होता है कि सभी लोग खुश रहने चाहिए। सभी लोग मतलब कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, कुछ भी है, उन सभी को सुख से रहना चाहिए, सुख शांति से रहना चाहिए। यूटिलिटेरियन की आइडियोलॉजी अगर सिंपल बहुत इजी वर्डों में समझाने की कोशिश करूँ तो द प्लेजर इज बीन कैलकुलेटेड बाय फैलिसिफाइड कैलकुलस। सो जो प्लेजर खुशी थी वो कैलकुलेट की जाती थी फैलिसिफिक कैलकुलस द्वारा। द फैलिसिफिक कैलकुलस सेज दैट an action which produces greater places for a greater number of people is considered the right action and pain needs to be avoided. So जो फैलिसिफिक कैलकुलस है वो कहती है कि एक ऐसा एक्शन या ऐसा कार्य जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को खुश करता है तो उससे होने वाला जो दुख है उसको इग्नोर कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, और इसे राइट एक्शन कहना चाहिए।
It is one of the liberal ideologies of the English administration during the 18th and 19th century. So ये जो यूटिलिटेरियनिज्म थी वो एक आइडियोलॉजी थी लिबरल्स की इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल में 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच. बेस्ड ऑन दिस द होल इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन इज बिन रिफॉर्म. सो इस आइडियोलॉजी के बेस पर, फाउंडेशन पर जो पूरा ही इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसे रिफॉर्म किया गया था. द प्रोपोगेटर्स ऑफ दिस फिलोसफी आर बेंथम, जेम्स मिल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, जेम्स मिल, एंड also served as an administrator in British India. So जो इस आइडियोलॉजी को, यूटिलिटेरियनिज्म को फैलाने वाले जो लोग थे वो थे बेंथम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, जेम्स मिल, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, जेम्स मिल एंड अदर जो. और देखिएगा ये सारे लोग जो विलियम बेंटिंक है, डलहौजी है, लॉर्ड विलियम एंड लाइक बेंथम जेम्स है, ये सारे ही लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया. इन्होंने या तो वायसराय के रूप में भारत में काम किया, या जस्टिस के रूप में कार्य किया, जजेस के रूप में, या फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट, एनी स्टेट लाइक गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ लाइक बंगाल और कलकत्ता एट्सेट्रा के रूप में कार्य किया, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कार्य किया. सो ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे इंडिया में. James Mill also wrote a book, History of British India, which was published in 1817 and tried to strengthen the Indian British administration by bringing new reforms. So James Mill ने एक बुक लिखी थी जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, और उन्होंने उसे 1817 में पब्लिश्ड किया था. और उन्होंने इस बुक में जो इंडियन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत गुणगान किया था, उसका बहुत अच्छे लाइक अच्छाई बताई थी कि इंडिया में किस तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने रिफॉर्म लाए, के पहले कैसी रूढ़िवादी सभ्यता थी भारत की, एंड एट्सेट्रा, सो ऑन एट्सेट्रा, वो बताया गया. इन हिज बुक ही डिनाइड ऑल द ग्लोरीज क्लेम्स ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ कल्चर, रिलीजियस एंड ट्रेडिशंस. वो, और इस बुक में वो सारी उन चीज़ों को नकार देते हैं जो इंडिया में पहले थी, जो इंडिया के राजा हुआ करते थे, जो इंडिया में सोना चांदी और जो बहुत अच्छे कल्चर्स हुआ करते थे, रिलीजन ट्रेडिशंस हुआ करते थे, उनको नकार दिया कि वो सबसे बेकार ट्रेडिशंस थे, बेकार सभ्यताएं थी एट्सेट्रा. ऐसा बोलने लग गए ये अंग्रेज. देखो, at the same time he suggested needed changes and strengthened societal norms based on scientific precision. So वो कहते थे कि भारत के लोग हैं वो धार्मिक परंपरा से, सुपरस्टिशन से बहुत जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर साइंटिफिक प्रिसिशन, साइंटिफिक रूप से यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है. जेम्स मिल वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कॉटिश एनलाइटमेंट ट्रेडिशन. सो जेम्स मिल जो थे वो इन्फ्लुएंस्ड किससे थे? स्कॉटिश एनलाइटमेंट ट्रेडिशन से, जहाँ पर ट्रू मेजर ऑफ सिविलाइजेशनल वैल्यू कैन बी सीन बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेम्पर. सो स्कॉटिश एनलाइटमेंट जो ट्रेडिशन था वहाँ पर जो एक सच्ची मेजर जो थी सिविलाइजेशन की वो साइंटिफिक बेस पर की जाती थी. अब यहाँ पर हम जानते हैं डिफरेंस कि अंतर क्या था यूटिलिटेरियंस एंड लिबरल्स में. मेजरली यूटिलिटेरियनिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल नोशन ऑफ ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स टू इंडियन सोसाइटी. सो जो यूटिलिटेरियनिज्म था वो इन्फ्लुएंस्ड था लिबरल नोशन से. लिबरल का मतलब क्या है? उदारवाद हिंदी में. जो उदारवाद की विचारधारा थी उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड था यूटिलिटेरियनिज्म कि वो लिबरल आइडियोलॉजी थी, उसके हिसाब से इंडिया में रिफॉर्म लाना चाहते थे इंडियन सोसाइटीज़ में. They wanted to assimilate India as a colony to the British Empire, but there was a difference of outlook in both in the early phase of colonialism. So देखिएगा दोनों ही लिबरल और यूटिलिटेरियन जो थे वो इंडिया को एक कॉलोनी के रूप में देखना चाहते थे ब्रिटिशर्स की. लेकिन जब भारत कोलोनियलिज्म का जब एक फेज था उससे पहले दोनों का ही जो पॉइंट ऑफ व्यू था, दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो अलग थी. इन द बिगिनिंग द ओरिएंटलिस्ट viewed Indian culture as having lots of past glories but went into degradation. अब ओरिएंटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है, ओरिएंट का मतलब होता है पुराना.
सो जो पुराना देखकर जवाब देने वाले, पुरानी सोच या पुरानी परंपराओं को उन पर रिसर्च कर कर जो बोलने वाले लोग हुआ करते थे उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। सो ओरिएंटलिस्ट मानते थे कि भारत का जो कल्चर था वो बहुत ही अच्छा कल्चर था, इसमें ग्लोरीज थी, बट इसको ये डिग्रेशन में क्यों चला गया, ये यहाँ पर ओरिएंटलिस्ट जो चर्चा करते हैं। देखिएगा, भारत में चाणक्य भी थे जिनकी फ़िलॉसफी बहुत से लोग फॉलो करते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, या फिर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर भी बहुत जगह पर इंडियन जो फिलोसफर्स हैं उनकी जो फिलॉसफी है वो फॉलो की जाती है। देखिएगा, अगर मॉडर्न फिलोसफर्स की बात करें तो गांधी, औरबिंदो, अंबेडकर एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे ही फिलोसफर्स हैं, इनकी फ़िलॉसफी दुनिया में फॉलो की जाती है। तो यहाँ पर ओरिएंटलिस्ट कहते हैं कि भारत का कल्चर बहुत ही अच्छा था। Thus in the beginning they administered India from the policy of least intervention। So जो ओरिएंटलिस्ट थे, यूटिलिटेरियंस ने पहले जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की थी भारत में, तो उन्होंने लीस्ट इंटरवेंशन की पॉलिसी स्टार्ट की थी। लीस्ट इंटरवेंशन मतलब कि कम से कम दखल करना है भारतीय संस्कृति में। बट later they wanted to reform the rotten and decayed system which was been monopolized by the पंडित्स एंड मौलवीज। सो देखिएगा, पहले तो उन्होंने एक पॉलिसी थी कि लीस्ट इंटरवेंशन, कम से कम उनकी संस्कृति, सभ्यता, ट्रेडिशन में इंटरफेयर करना है, कम से कम दखल करनी है। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ रिफॉर्म लाए जिनमें उन्होंने डिकेड जो सिस्टम थे, रॉटन जो रिफॉर्म्स थे वो लाए, जिसमें उन्होंने पंडित और मौलवियों का जो प्रभुत्व था, वर्चस्व था, उसे खत्म करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि देखिएगा, ब्रिटिशर्स को कॉलोनी बनाने के लिए बहुत आसानी पड़ती अगर मौलवी और पंडित उनका विरोध ना करते। तो इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तो इनके खिलाफ क्या किया ब्रिटिशर्स ने, या जो इंग्लिश राज था उन्होंने इनके खिलाफ लोगों में जहर घोलना स्टार्ट कर दिया। आज भी अगर देखा जाए तो लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, लेकिन क्या ब्राह्मण सच में बुरे थे? ये तो हमें ब्रिटिशर्स ने बताया कि ब्राह्मण बुरे थे, लेकिन ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण की सच्चाई जानिए आप। ब्राह्मण बहुत अच्छे लोग हैं। ब्राह्मणों के लिए जो हमारी आइडियोलॉजी में परिवर्तन लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ने लाया है, और जो लिबरल्स थे उन लोगों द्वारा लाया गया है, उदारवादी सोच के लोगों द्वारा। नहीं तो देखिएगा, जो ब्राह्मण थे वो बैरियर थे, बैरियर के रूप में कार्य किया था। ब्रिटिशर्स का बैरियर था कि ब्राह्मणों ने बहुत सख्त विरोध किया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन लोगों को, ब्राह्मण और मौलवी जो थे उन लोगों ने विरोध इसलिए किया था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में, और जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे तो ब्राह्मणों ने और मौलवियों ने इसका विरोध किया। तो अंग्रेज़ों ने इनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और इनको बताया गया कि इन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया है इंडियन कल्चर को, ऐसे वैसे। वो अपना नहीं देखते। ओके, यूटिलिटेरियंस डिफर्ड फ्रॉम लिबरल्स मेजरली ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो यूटिलिटेरियंस थे और लिबरल्स थे उनके बीच एक डिफरेंस था। डिफरेंस कौन सा था कि दोनों में से यूटिलिटेरियंस चाहते थे कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज लाई जाए। वहीं जो लिबरल्स थे वो चाहते तो थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में और एजुकेशन को भारत में, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं। उनका दिमाग बहुत तेज चल रहा था, तेज इन द सेंस कि उनको उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए, क्योंकि सभी भारतीय इंग्लिश नहीं जानते थे। तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उन्हीं भाषाओं में उनको जो ब्रिटिश एथिक्स का ज्ञान था, वेस्टर्न एथिक्स का ज्ञान था, वो दिया जाए, जिससे कि जल्दी वो लोग कन्वर्ट हो। सो देखिएगा, भारत की हिस्ट्री अगर आप रियल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो कुछ और है और किताबी हिस्ट्री कुछ और है। सो ड्यूरिंग द अर्ली 18th century, India debated between Orientalists and Anglicists on the nature of education to be introduced in India। सो देखिएगा, 18वीं शताब्दी में एक चर्चा चली थी, डिबेट चली थी ओरिएंटलिस्ट्स के बीच और एंग्लिसिस्ट के बीच,
जिसमें नेचर कैसा होना चाहिए इंडियन एजुकेशन का, कि इंडिया में किस तरीके से इंडियन एजुकेशन इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए उस पर। फॉर एग्जाम्पल द लिबरल लॉर्ड मैकॉले इन हिज फेमस एजुकेशन माइन्यूट ऑफ 1835 स्ट्रांगली रिकमेंडेड इंग्लिश एजुकेशन। सो जो लिबरल थे, एग्जाम्पल के लिए लॉर्ड मैकॉली का उदाहरण दिया गया है, उन्होंने 1835 में एजुकेशन माइन्यूट के रूप में इंग्लिश एजुकेशन का यहाँ पर सुझाव दिया था, रेकमेंड किया था। और लॉर्ड मैकॉले वह शख्स था जिसने भारत से गुरुकुल परंपरा जो थी उसे हटा दिया था। क्यों? गुरुकुल में लोगों को धार्मिक ज्ञान दिया जाता था, न सिर्फ धार्मिक ज्ञान बल्कि वहाँ पर लोगों को साइंस से रिलेटेड भी नॉलेज दी जाती थी। साइंस से रिलेटेड इन द सेंस, अगर आप चरक के बारे में पढ़ते हैं, ऋषि कनाद के बारे में पढ़ते हैं, चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं, उनकी साइंटिफिक नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, तो आप जानेंगे कि इंडिया के पास आर्किटेक्चर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज थी, जो इन लिबरल ब्रिटिशर्स को पची नहीं। और उन्होंने उन्हीं चीज़ों को बताया कि ये तो बहुत बेकार इंस्टीट्यूशंस है, लाइक गुरुकुल बहुत बेकार इंस्टीट्यूशन है और इन्हें हटा दो, क्योंकि वो जानते थे अगर भारत के अंदर गुरुकुल सिस्टम रहा तो ना आज नहीं तो कल वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम या वेस्टर्न एथिक्स को पीछे छोड़ देगा। ओके, सो उन्होंने टारगेट किया। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी देश की सभ्यता, किसी देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं तो आप उस देश की शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दीजिएगा। तो इसी फॉर्मूले के साथ उन्होंने देश की शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। बट एट द सेम टाइम यूटिलिटेरियन मिल फेवर्ड वर्नाकुलर एजुकेशन विच वॉज सुटेबल फॉर इंडियंस नीड। सो वहीं दूसरी ओर यूटिलिटेरियन जो मिल था उसने वर्नाकुलर एजुकेशन को सपोर्ट किया, जो कि इंडियन लोगों की नीड्स को सपोर्ट करता था और सूटेबल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग वॉज ardent follower of Mill, who had tried to abolish sati and child infanticide through legislation. So Lord Bentinck जो था वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, फॉलोवर था मिल का, जिसने ट्राई किया था चाइल्ड इंटिफाइंड एंड सती प्रथा को खत्म करने का। He justified his legislation on the ground of Western education and scientific understanding. So उसने अपनी जो ये लेजिस्लेशन थॉट था वो जस्टिफाइड किया था लेजिस्लेशन में वेस्टर्न एजुकेशन के सहारे और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के सहारे। The spread of modern Western British education was undoubtedly another great phenomena that went a long way in ultimately forging a national consciousness इनिशियली। सो देखिएगा जो एजुकेशन सिस्टम था उसने जो भारतीय लोगों पर था वो बहुत ही प्रभावशाली रूप से प्रभाव डाला था। इनिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड ऑर्गेनाइज्ड ह्यूज स्टेट मशीनरी टू रन इंडिया एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल वर नीडेड टू स्टाफ द ह्यूज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज लार्ज नंबर ऑफ पीपल कुड नॉट बी सोर्स्ड फ्रॉम इंग्लैंड। सो देखिएगा भारत में इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए, बहुत सारे कॉलेजेस एंड स्कूल्स स्थापित किए। तो अब उनकी मशीनरी को चलाने के लिए भारत की जनसंख्या देखा जाए तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है और थी भी। सो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड से कुछ जो टीचर्स हुआ करते थे मशीनरीज को फैलाने के लिए बुलाए। तो अब सारे ही टीचर इंग्लैंड से तो नहीं ला जा सकते थे, ओके, क्योंकि जनसंख्या बहुत सी, इंस्टीट्यूशंस बहुत से, तो बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स की आवश्यकता थी, स्कॉलर्स की, एजुकेटर्स की आवश्यकता थी। तो इंग्लैंड से सभी को तो नहीं लाया जा सकता था। सो इट बिकेम नेसेसरी टू स्टार्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया which would turn out large number of usable graduates who could be used to fill the subordinate posts after filling the top post with the British. So देखिएगा जो टॉप पोस्ट थी वो तो जो इंग्लैंड से लाए गए लोग थे, एजुकेटर्स थे, उनके द्वारा फिल कर दी, लेकिन जो सबऑर्डिनेट पोस्ट थी, जो सहायक पोस्ट थी, उनको फिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्थापित किया गया और स्कूल और कॉलेजेस से जो एजुकेटेड लोग निकले उनको उन पोस्टेज में हायर कर लिया गया। अपने ही जो अपनी वेस्टर्न एथिक्स थी उनको फैलाने के लिए इन्होंने इंडियन लोगों की सहायता ली।
Also, there was a school of thought among the British which believed that the British liberal culture of democracy and rule of law was the बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड फेवर्ड इट्स इंट्रोडक्शन इन इंडिया। और एक स्कूल ऑफ थॉट थी ब्रिटिशर्स में या ब्रिटिश में जो मानती थी कि जो लिबरल कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी और जो रूल ऑफ लॉ है वो ही दुनिया में सबसे बेस्ट है इंडियन लोगों के लिए, इंडियन लोगों को वेस्टर्नाइज्ड और मॉडर्नाइज करने के लिए। Britishers introduced a liberal education system during the colonial phase. सो कॉलोनियल फेज के कॉलोनियल कालखंड के दौरान ब्रिटिशर्स ने एक लिबरल एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दे ऑल्सो बिलीव्ड दैट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एजुकेशन एंड कल्चर वर्ल्ड वाइड ग्रेजुअली सोशली एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड कुड बी अचीव्ड। सो वो मानते थे कि जो लिबरल एजुकेशन सिस्टम है उसके इंट्रोडक्शन से एजुकेशन एंड कल्चर जो है वो दुनिया भर में सोशली और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एकता के रूप में बहुत वर्ल्ड में एक महानता अचीव करेगा। कॉन्सिक्वेंटली मैनी ब्रिटिशर्स लाइक मैकोले वर इन्फ्यूज्ड विद अ मिशनरी ज़ील टू स्प्रेड ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया। सो इनके माइंड में था मिशनरी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कन्वर्ट किया जाए क्रिश्चियनिटी में। तो इनके अंदर बहुत इंथ्यूजियास्टिक थे कि जो ब्रिटिश एजुकेशन है इंडिया में फैलाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अपार्ट फ्रॉम द नीड फॉर British imperialism for educated people to run its shop and the missionary zeal of some of its statesmen like Macaulay, the third important factor that played a major role was that enthusiastic adoption by some Indians themselves like राजा राम मोहन रॉय। सो देखिएगा क्या हुआ कि मैकोले वगैरह तो बहुत ही झील में थे जो लिबरल एजुकेशन थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में फैलाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा जो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो मेजर रोल प्ले करता है इंथुजियास्टिक अडॉप्शन कि भारत के जो कुछ लोग थे उन्होंने भी इसे अडॉप्ट करना स्टार्ट किया गया, जैसे कि यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय का एक उदाहरण दिया गया है। Raja Ram Mohan Roy became the pioneer of progressive modern education in India and held English education as the key to the treasures of scientific and democratic thought of the modest West. So इंडियन लोग ठहरे, इंडियन लोगों ने क्या किया, खासकर यहाँ पर राजा राम मोहन राय को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन्होंने इंग्लिश जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन माना, मॉडर्न एजुकेशन माना, जहाँ पर साइंटिफिक वे से यहाँ पर डेमोक्रेसी को पढ़ाया जा रहा था मॉडर्न वेस्ट थॉट के रूप में। ही डिक्लेयर्ड दैट द perpetuation of the traditional system of education would only perpetuate the old superstitions and regressive lines of social authority. So वो मानते थे कि जो superstitions की परंपरा है वो हम इस एजुकेशन सिस्टम की सहायता से उससे छुटकारा पा सकते हैं। Thus, some of the British Indian administrators wanted some reforms in Indian society and other wanted to just do business and make profit. So कुछ ऐसे ब्रिटिश रिफॉर्मर्स थे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर थे जो रिफॉर्म करना चाहते थे भारतीय सोसाइटी में, जो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, और उनमें से कुछ का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि वो पैसे कमाए, बिजनेस करे और प्रॉफिट लेकर अपनी कंट्री चले जाए। अब ओरिएंटलिज्म के बारे में जानते हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटलिज्म। इट मीन्स यूरोपियन आइडिया ऑफ ओरिएंट, कि यूरोपियंस का जो पुराना आइडिया था, पुरानी सोच का आइडिया था, उसका मतलब होता है ओरिएंटलिज्म। अब ओरिएंटलिज्म इज अ टाइप ऑफ डोमिनेशन, अ परसुएशन टू चेंज एंड रिफॉर्म द ओरिएंट, द ईस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। सो देखिएगा ओरिएंटलिज्म जो था पहले ईस्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो मानती थी कि ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है उनकी सभ्यता, ट्रेडिशंस, कल्चर बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और उनको परिवर्तित करना चाहिए, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। Somehow Orientalism is a cultural and political fact where Western authority tries to reform Asian societies according to the norms of Western society. So Orientalism को हम easily समझ सकते हैं कि कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्ट है जहाँ पर जो वेस्टर्न अथॉरिटीज़ है
वो एशियन सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म या रिफॉर्म करना चाहती है वेस्टर्न सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो कानून है और जो उनकी एथिक्स है उसकी सहायता से। एडवर्ड सेट्स लैंडमार्क टेक्स्ट ओरिएंटलिज्म ब्रॉट द डिबेट ऑन कल्चरल इम्पीरियलिज्म इनटू अकाउंट। सो एडवर्ड सेट्स थे, उनका लैंडमार्क टेक्स्ट जो था ओरिएंटलिज्म पर, उसने एक बहुत बड़ी डिबेट खड़ी कर दी थी कल्चरल इम्पीरियलिज्म में। Orientalism in practice in its early phase could be seen in the policies of the company's government under Warren Hastings. So Orientalism जो था, Orientalism practice जो थी, पहले फेज में इसे देखा गया था पॉलिसीज़ के रूप में, कंपनी की पॉलिसीज़ के रूप में, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रेडिशन वॉज दैट द conquered people were to be ruled by their laws. इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल या बेसिक प्रिंसिपल इस ट्रेडिशन का जो था वो था कि जो कनकर्ड विजय प्राप्त किए हुए लोग हैं वो रूल्ड कर लेंगे उनके अपने कानूनों से। इन द इनिशियल फेज ओरिएंटलिज्म हैड गिवन अस रिस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस। सो शुरुआती दौर में क्या था, ओरिएंटलिज्म जो था उसने भारतीय ट्रेडिशन और प्राचीन भारतीय जो कल्चर था उसकी बहुत इज्जत की थी। बट लेटर ऑन दिस पॉलिसी वॉज बीन अबेंडन एंड लेजिटिमाइज्ड द एलिगेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस। फिर क्या हुआ, इस पॉलिसी को छोड़कर जो भारतीय संस्कृति थी उसको बुरा भला कहने की शुरुआत हो गई और इस भारतीय जो प्राचीन कला एंड परंपरा थी उसको बदलना, रिफॉर्म करना स्टार्ट किया गया। The policy of domination was called Oriental Despotism. So जो डोमिनेशन की जो पॉलिसी थी उसे ओरिएंटल डेपोटिज्म के नाम से जाना जाता था। The idea of despotism was something which distinguished the Oriental state from its European counterparts. So despotism का जो मतलब या आइडिया था उसका मतलब ये था कि ओरिएंटल स्टेट और यूरोपियन काउंटर पार्ट्स है उनके बीच अंतर करना। From the beginning, European wanted to free Indian society from the despotic activities of the Rajas and the Zamindars and the local remnants of the Mughal states. So जो यूरोपियंस थे वो इंडिया को आज़ादी दिलाना चाहते थे शुरुआत इस पॉलिसी की सहायता से। देखिएगा, भारत में राजा हुआ करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, मुग़ल स्टेट्स हुआ करते थे, उनसे Through various new policies, the British administration wanted to reform such traditions. So अलग अलग पॉलिसीज़ की सहायता से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ट्रेडिशन को रिफॉर्म करने की भरपूर कोशिश की और किया भी। For example, to bring change to the land relationship, it introduced system like the Permanent Settlement Act. So इसी सिलसिले में इस ट्रेडिशंस को बदलने के सिलसिले में इन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए एक्ट बताया है जो कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जो कि 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट विद द होप दैट द रूल ऑफ लॉ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट वुड लिबरेट एन इंडिविजुअल फ्रॉम द शैकल ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द जमींदार सिस्टम। सो वो मानते थे कि जो प्रॉपर्टी का राइट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको मान लीजिएगा एक ज़मींदार के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो उसको बता दिया गया था कि आपको कितनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है एट्सेट्रा। ऐसे यहाँ पर नियम बनाए गए थे जिसे ज़मींदारी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसने ज़मींदारों को हिलाकर रख दिया था क्योंकि उनकी जो ज़मीनें थी वो छीन ली गई थी और बहुत सारे ज़मींदारों ने अपना दिमाग भी दौड़ा लिया था। किस तरीके से, उन्होंने अपनी जो वाइफ्स हुआ करती थी उनको तलाक दे दिया, ओके, एंड उन्होंने उन तलाकशुदा जो वाइफ्स थी उनके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी कर ली। तो देखिएगा, अब जो तलाकशुदा वाइफ है वो रहती ज़मींदार के साथ थी, लेकिन अगर लीगल एक्टिविटीज़ के रूप में देखा जाए तो तलाक दे दिया गया था। सो यहाँ पर ये ज़मींदारों के पास अपनी प्रॉपर्टी भी रही एंड जो लॉ के हिसाब से भी वो चले। इन दिस वे ब्रिटिश इंटरवेंशन हैड ट्राइड टू मॉडर्नाइज एंड कमर्शियलाइज द लैंड राइट। सो इस वे से ब्रिटिश जो इंटरवेंशन था वो उसने ट्राई किया था मॉडर्नाइज करने का एंड कमर्शियलाइज करने का ज़मीनों को। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आप देख लीजिएगा, आप पढ़िएगा एंड
ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। मैं पढ़ देता हूँ। ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेंट, रैशनल एंड सुपीरियर, एंड ओरिएंट, aberrant and inferior. In world politics, why terms like first, second, third world are being used to define developed, underdeveloped, and developing nations are being used in political writings? What is the best term to define Indian development today? How India would showcase इंडियन यूनिकनेस टू द वर्ल्ड? अब देखिएगा, सिंपल सी बात है कि डिफाइन करना है आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वर्ल्ड क्या है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या है, उनके बारे में बताइए, उन टर्म्स के बारे में बताइए, और इंडिया का किस पोजीशन पर है वो बताइएगा। बहुत इजी एक्टिविटी है ये। क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। अब देखिएगा, अगर इसके साथी भी थे तो इसके क्रिटिक भी थे कॉलोनियल सिविलाइजिंग मिशन के। बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, उनके बारे में जानते हैं। मैनी स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन डिड नॉट वर्क वेरी वेल इन इंडिया। सो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो मानते हैं कि जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी थी सिविलाइजिंग मिशन की, वो भारत में अच्छे तरीके से नहीं चली। इन इंडिया कॉलोनियल कंट्रोल कुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड हैड नॉट हैड एनी मोरल ग्राउंड फॉर जस्टिफिकेशन। सो इंडिया में जो कॉलोनियल कंट्रोल था वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाया और मोरल ग्राउंड पर जस्टिफिकेशन नहीं कर पाया। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर इट, लेट अस डिस्कस द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स। वैसे तो बहुत सारे रीजन्स थे इसके पीछे, लेकिन हम यहाँ पर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीजन्स थे उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट, दे वर्ंट इनफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड फॉर लिबरल एजुकेशन इन इंडिया। सो फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं था लिबरल एजुकेशन के लिए इंडिया में, फर्स्ट ये था। एंड सेकेंड, एजुकेटेड इंडियंस यूज दिस नॉलेज टू क्वेश्चन कॉलोनियल रूल इटसेल्फ। फिर जो पढ़े लिखे भारत के लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को ही पढ़कर कॉलोनियल रूल से ही आंसर पूछने लगे कि भाई बताओ क्या कर रहे हो भारत में, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। सो इन दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स को हम पढ़ेंगे। As a result, this civilizing mission did not result in colonial power gaining hegemony. So इसी कारण जो civilizing mission था वो इतना फल नहीं सका भारत में colonial power की तरह यहाँ पर अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व नहीं जमा पाया। Mission of civilization and rise of national reform and revival. Through Indian modernist and nationalist ideologies, the colonial ideology of civilizing mission also paved the way for social reform in India. So देखिएगा, इंडियन मॉडर्निस्ट जो थे, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज जो फॉलो करते थे, उनकी तरह ही कॉलोनियल आइडियोलॉजी थी सिविलाइजिंग मिशन, जो कि सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे इंडिया में। इंडियन इंडिजिनस सोशल रिफॉर्म्स एंड हिंदू रिवाइवलिज्म इमर्ज्ड इन रिस्पॉन्स टू यूटिलिटेरियन एंड मिशनरीज पर्सपेक्टिव ऑन रिफॉर्म्स। सो देखिएगा, सो भारत के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो और हिंदू रिवाइवलिज्म जो था वो इमर्ज हुआ किसके खिलाफ? यूटिलिटेरियन एंड मिशनरी जो पर्सपेक्टिव था रिफॉर्म का, उसके खिलाफ। राजा राम मोहन रॉय एंड रविंद्रनाथ टैगोर, टू मॉडर्निस्ट सोशल रिफॉर्मर्स, प्रोवाइडेड एन एक्सटेंटिव एंड मोर इन डेप्थ critic of Indian society through the lenses of contemporary ideals like liberty, equality, justice and rationality. So राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर जो कि मॉडर्निस्ट सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने एक एक्सटेंटिव और इन डेप्थ क्रिटिक प्रोवाइड की थी इंडियन सोसाइटी की। किसके लेंसेज के नज़रिए से? कॉन्टेम्प्रेरी जो आइडल्स थे लिबर्टी के। लिबर्टी क्या होता है ये सब आप पॉलिटिकल थियरी में पढ़ेंगे, आपके पास ज़रूर होगा वो सब्जेक्ट। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड रैशनलिटी के नज़रिए से। टैगोर आर्ग्यूड इन 1893 अबाउट द पब्लिक्स राइज इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। सो टैगोर ने 1893 में पब्लिक के राइज, जो पब्लिक का उभार हुआ, उस टाइम ये आर्ग्यूमेंट की थी। Social reforms became a major nationalist agenda that time because of this. So social reform जो थे वो मेजर नेशनलिस्ट एजेंडा बन गए थे उस कालखंड में। This modern Indian nationalists demonstrate their undying faith in the Enlightenment's utilitarian justification of the civilizing mission. So जो ये मॉडर्न इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था उनका फेथ
यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन को जो सिविलाइजिंग मिशन में था। सोशल रिफॉर्मर्स एंड पैट्रियट बकल डाउन फॉर ब्रिंगिंग सोशल चेंजेस। सो पैट्रियट्स कौन, जो देशभक्त लोग थे, और सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो आपस में बकल डाउन हो गए सोशल चेंजेस के लिए। इंडियन नेशनलिस्ट अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, द डाउरी सिस्टम, कास्ट टैबूज, सती एंड पॉलीगैमी अमंग अदर अनजस्ट सोशल सिस्टम इन इंडिया। सो जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने चाइल्ड मैरिज का विरोध किया, डाउरी सिस्टम जो दहेज प्रथा भारत में थी उसका विरोध किया, जो कास्ट टैबूज थी, कास्ट सिस्टम था, उसका विरोध किया, सती प्रथा का, पॉलीगैमी का विरोध किया, एंड अदर जो अनजस्ट सोशल सिस्टम था उनका विरोध किया। हिंदू रिवाइवलिज्म अमंग इंडियन नेशनलिस्ट वॉज बोर्न आउट ऑफ मिशनरीज, अ colonial आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। सो हिंदू रिवाइवलिज्म एक अलग ही आइडियोलॉजी थी जो इंडियन नेशनलिज्म में उठी थी मिशनरीज के अलावा। कॉलोनियल आइडियोलॉजी जो थी सिविलाइजिंग मिशन उसके खिलाफ। हिंदू रिवाइवलिस्ट बिगिन टू प्रोसेस of reform in Hindu colonial ideology of civilizing mission, utilitarian and communitarian perspective, Institute of Lifelong Learning, University of Delhi, religion from within in opposition to the missionaries' primary goal of bringing about reform through religious conversion. So देखिएगा जो हिंदू रिवाइवलिस्ट थे उन्होंने जो सिविलाइजिंग मिशन था उसका विरोध किया था। क्योंकि सिविलाइजिंग मिशन था वो धार्मिक जो परंपरा थी उस पर बहुत कटाक्ष करता था, उस पर टारगेट करता था, तो उसका अपोजिशन हुआ। और मिशनरीज़ का प्राइमरी गोल था कि जो रिफॉर्म है वो लाए जाए, कन्वर्जन रिफॉर्म, रिलीजियस कन्वर्जन जो था वो किया जाए। हिंदू रिवाइवलिस्ट अटेम्प्टेड टू डिफाइन इंडिया स्पेसिफिकली इन टर्म ऑफ हिंदू रिलीजन, मिथ एंड हिस्ट्री डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी टेंडेंसी। सो हिंदू जो रिवाइवलिस्ट थे उन्होंने इंडिया को डिफ़ाइन करने की कोशिश की, किस तरीके से हिंदू रिलीजन के तरीके से, मिथ एंड हिस्ट्री के तरीके से, और जो टेंडेंसी थी दूसरे अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंडेंसीज थी, एक्स्ट्रा डिक्टरी जो टेंडेंसी थी उसको हटाकर उसे ध्यान में ना रखते हुए। रिवाइवलिस्ट लाइक रामाकृष्णन परमहंसा, विवेकानंदा एंड लेटर बाल गंगाधर तिलक एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस रिफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट हिंदूज फ्रॉम मिशनरीज असॉल्ट। सो बहुत सारे रिवाइवलिस्ट थे, रामाकृष्ण परमहंस, इनकी बुक पढ़िएगा, बहुत ही मोटिवेशनल इनकी बायोग्राफी है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी आपको। स्वामी विवेकानंद एंड बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो रिफॉर्म्स थे, रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, उनको प्रोटेक्ट किया जो मिशनरीज असॉल्ट कर रही थी। एज अ रिजल्ट वी नाउ अंडरस्टैंड द सिविलाइजिंग मिशन हेल्प्ड द कॉलोनिस्ट्स टू अचीव देयर गोल ऑफ डोमिनेटिंग द इंडियन पॉपुलेशन दे हैड कॉलोनाइज्ड। सो सिविलाइजिंग मिशन के तौर पर अब हम समझ चुके हैं कि सिविलाइजिंग मिशन तो एक बहाना था, इंडिया को एक कॉलोनी बनाना था। इंडिया को कॉलोनी क्यों बनाना था? क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट थी, यहाँ पर रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में मौजूद थे, लेबर इजीली मिल जाते थे, एंड सो ऑन, बहुत सारी यहाँ पर पैसे, धन धान्य सब कुछ था। बट इन द एंड वी ऑल्सो रियलाइज्ड हाउ दिस प्रोसेस हेल्प्ड नेशनलिस्ट इन इंडिया बिकम रिफॉर्मर्स एंड काउंटर रिफॉर्मर्स। सो जो सिविलाइजिंग मिशन था इसने कॉलोनियल्स को तो ज़रूर सपोर्ट किया ही, लेकिन साथ ही साथ इस सिविलाइजिंग मिशन की सहायता से जो नेशनलिस्ट थे, जो रिफॉर्म लाना चाहते थे, उनको रिफॉर्मर्स के रूप में भारत में जगह मिली, काउंटर रिफॉर्मर्स के रूप में जगह मिली। इसके कारण वी अंडरस्टूड हाउ इंडियन नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजी। अब हम समझ चुके हैं कि इंडियन नेशनलिज्म किस तरीके से उभरा कॉलोनियल आइडियोलॉजी के खिलाफ। Summary, let us conclude and summarize that colonialism denotes a set of unequal relationships between the colonial power and the colonies. So अब हम समझ चुके हैं कि colonialism ने किस तरीके से unequal relationship रखी colonial powers और colonies के बीच। British colonial power came into India with विज़न एंड मिशन टू रूल एंड रिफॉर्म। सो ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत आए थे एक विज़न के साथ। उनका विज़न था कि भारत पर पहले तो राज करना है एंड देन रिफॉर्म करना है। द मिशन वॉज टू सिविलाइज नॉन यूरोपियन एंड
ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। सो मिशन उनका क्या था रिफॉर्म करने का, कि जो नॉन यूरोपियन लोग हैं या फिर नॉन वेस्टर्न लोग हैं उनको ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को रिफॉर्म करना, ओके, सिविलाइज करना उनका कार्य था। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू सम अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग विद अस। सो उसी वक्त वो हमारे साथ व्यापार भी कर रहे थे। बट द वे colonial power had segregated the world has an impact still exist in the mind of the people। बट जिस तरीके से जो colonial रूल था भारत पर और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय लोगों पर अत्याचार किए, वो आज तक भारतीयों के दिमाग में है और वो ना कभी भुलाए जा सकते हैं। The superiority and subordinate relationship that evolved during that time has not completely disappeared from the Indians mindset। So जो superiority थी, subordinate relationship था जो evolved हुआ था colonial टाइम में, वो भी आज तक disappear नहीं हुआ है इंडियन mindset से। अब यहाँ पर ओरिएंटलिज्म का क्या मतलब है उसको जान लेते हैं। ओरिएंटलिज्म इज अ टाइप ऑफ डोमिनेशन, अ परसुएशन टू चेंज एंड रिफॉर्म द ओरिएंट द ईस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, कि पुरानी जो परंपराएं होती हैं उनको बदलने का एक जरिया। यूटिलिटेरियनिज्म इज अ नॉर्मेटिव एथिकल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंटलिज्म। जेरेमी बेंथम propound this theory which was followed by जेम्स मिल एंड जेम्स मिल। सो देखिएगा, यूटिलिटेरियनिज्म एक नॉर्मेटिव है जो कि एथिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कॉन्सिक्वेंटलिज्म पर बेस्ड है जो कि जेरेमी बेंथम ने प्रोफाउंड की थी इसे, और इसके फॉलोवर थे जेम्स मिल एंड जे.एस. मिल जैसे। अकॉर्डिंग टू हिज थेसिस द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो यूटिलिटेरियंस के हिसाब से जो वर्ल्ड है वो दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से चलता है, सुख और दुख से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन। सो यूटिलिटेरियंस का मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रहना चाहिए लोगों को और कम से कम दुखी रहना चाहिए। द मोस्ट पॉपुलर प्रिंसिपल इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। सो जितने ज़्यादा लोग खुश होंगे उतनी अच्छी वो सभ्यता या कल्चर कहलाएगा, इनका मानना ये था। सिविलाइजिंग मिशन था। सिविलाइजिंग मिशन इज अ पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन फॉर colonialism and military intervention that had objectives to modernize and westernize indigenous people, particularly during the period of 15th और 20th century। So civilizing mission हम जान चुके हैं क्या था। 15वीं से 20वीं शताब्दी के कालखंड में जो नॉन यूरोपियन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, नॉन वेस्टर्न पीपल थे, उन लोगों को सिविलाइज्ड करना, कि उनके जो कल्चर्स है उनको वेस्टर्न एथिक्स पढ़ाना एट्सेट्रा। इवेंजेलिकल का मतलब था इट इज़ रिलेटेड टू अ क्रिश्चियन चर्च बिलीव वेयर दे हैव द मिशन टू कन्वर्ट नॉन क्रिश्चियन पीपल टू क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इवेंजिकल का मतलब था कि ऐसे लोग जो क्रिश्चियन नहीं है उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इम्पार्शियल और colonial ideology, how it was being used to colonize India, briefly discuss the utilitarian and missionary perspective of the civilizing mission, write an essay on the colonial mission to orient non-European people, and ये कुछ references है जहाँ से इसको एडिट किया गया है इस PDF को, और कुछ बुक्स है अगर आप पढ़ना चाहें, जैसे कि यहाँ पर बिपिन चंद्रा इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, चटर्जी पी, मैटक्राफ्टी एट्सेट्रा। और आज हमने 4th लेसन कंप्लीट कर लिया है, और कल या फिर डे आफ्टर टुमारो मैं जल्द से जल्द दूसरे जो अदर लेसन्स एंड अदर यूनिट्स है उनको फास्ट स्पीड में कवर करने की कोशिश करूँगा। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई, लेकिन अब स्पीड के साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।